नमस्ते। आज मेरे साथ एक विशेष बातचीत में प्रोफ़ेसर पुष्पेश पंत साहब हैं। प्रोफ़ेसर पुष्पेश पंत जी का सबसे आसानी मुझे इनसे बात करने में ये रहती है कि ये गुरु हैं। तो गुरु के साथ थोड़ी लिबर्टी ये हो जाती है कि अगर आप मुझे ज़्यादा पता भी ना हो, तो ये मेरी कमियों को कवर करते हैं और जो मुझे एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ दर्शक पता होना चाहिए, ये अपने आप उसको मुझे बताने की कोशिश करते हैं। अ, मैं प्रोफ़ेसर साहब आपका स्वागत है और मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, आपका एक पक्ष जो बहुत से लोग इंटरनेशनल अफ़ेयर्स में एज़ अ प्रोफ़ेसर ज़्यादा जानते हैं। लेकिन आपका एक पक्ष जो आप खाना बनाने की कला और उसमें आपने कितनी किताबें लिखी हैं और उसमें वो एक आपका पक्ष है जो 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 खाना बनाने और रेसिपी के लोग हैं उनको वो एक फ़र्क पक्ष है। आज हम लोग लेकिन आपके जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन में जो आपका एक्सपीरियंस है उस पे कुछ बात करेंगे। प्रोफ़ेसर साहब ये बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हाल के दिनों में अ, कनाडा में जहाँ पे हमारे बहुत से एनआरआईज़ जाते हैं, हम हमारे हर घर का ऐसा कोई एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है जिसके घर का कोई बच्चा वहाँ ना हो। वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं और कनाडा से एकदम से हमारे रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रेन आया है। और वो हमने उसमें मुझे ऐसा लगता है संयम की जगह हमने बहुत जल्दी-जल्दी रिएक्शन करना शुरू कर दिया है। जबकि इन चीज़ों में जल्दी कोई कोई बहुत नी जर्क रिएक्शन होना नहीं चाहिए। थोड़ा मैं कनाडा की बात आपसे समझना चाहता हूँ कि ट्रूडो जी जी20 में आए, अच्छे से आए, हमने अच्छे से रखा, हालाँकि उनका जहाज़ खराब हो गया, वो 2 दिन एक्स्ट्रा रहे। फिर वो वापस जाते हैं और वो क्या-क्या शुरू कर देते हैं और उसका रिएक्शन हम भी तुरंत करने लगते हैं। थोड़ा कनाडा की बात एक बार बता दें, फिर मेरे 1-2 प्रश्न और हैं। देखिए, मुझे लगता है थोड़ा मेरा मतभेद आपसे है। मुझे पहले तो मैं ये कह दूँ कि मुझे लगता नहीं कि हमने जल्दबाज़ी में कोई प्रतिक्रिया दी है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक भारत का सवाल है, हम बरसों से धीरज धर रहे हैं कनाडा के बारे में। ये ट्रूडो साहब का ये सवाल नहीं है। ट्रूडो साहब के पिताश्री जब प्रधानमंत्री थे, आप याद करें कि कनिष्क वाला धमाका हुआ था जिसमें एयर इंडिया का एक विमान गया था, सैकड़ों जानें गई थी। उस आतंकवादी हमले का सूत्रपात कनाडा में रह रहे, कनाडा में शरण लिए सिख खालिस्तानी आतंकवादियों ने ही किया था। मुझे लगता है एक बात समझने की जरूरत यह है कि सिखों में और खालिस्तानियों में फर्क करना भारतवासी सीखें और सिखों में और खालिस्तानियों में फर्क करना कनाडा वाले भी सीखें। और जहां तक कनाडा का प्रश्न है, उसने भारत के सामरिक हितों की हमेशा उपेक्षा अवहेलना की है। जब अमेरिका का दबाव उस पर पड़ता है कि अमेरिका की सामरिक रिश्तेदारी भारत के साथ बेहतर होती है, तो जिस तरह कुत्ता दुम हिलाता है उस तरह लैपडॉग अमेरिकी अंग्रेजी का मुहावरा यदि आप कहें तो कनाडा फिर सीधा हो जाता है और भारत के साथ सहकार की बात करता है। आप ये भी याद करें कि जब पोखरण 1 हुआ था तो सबसे पहले जिन लोगों ने भारत पर परमाणविक ईंधन संबंधी प्रतिबंध लगाए थे और तकनीकी सहायता देने से इनकार किया था, वह कनाडा ही था। तो कनाडा ने कभी भी राष्ट्रकुल की सदस्यता के बहाने या एंग्लोस्फीयर के बहाने या अंग्रेजी भाषी होने के कारण भारत के साथ कोई रियायत की हो, ये कहना कठिन होगा। आपने उल्लेख किया मेरे खाने पकाने की रुचि का, वो भी कनाडा के साथ काफी महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। तुअर की दाल का, मसूर की दाल का दसियों लाख टन आयात कनाडा से भारत में होता है, जो कनाडा के लिए महत्वपूर्ण है। आपने उल्लेख किया भारत के आप्रवासियों का कनाडा में, तो उसमें 2 पक्ष उसके देखने के बहुत महत्वपूर्ण है कि हर घर का जो आदमी कनाडा में दूर दराज का भी पहुंचता है, वो क्या भूमिका वहां निभा रहा है। उनमें से कितने डॉक्टर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने उद्यमी हैं, कितने वहां बड़े पदों पर हैं, सलाहकार हैं, या कितने ऐसे हैं जो इन गोरों को जो गंदे काम खुद नहीं करना चाहते, बर्फ हटाने से लेके गाड़ी चलाने से लेके बर्तन मलने से लेके रेस्टोरेंट में ढाबे में काम करने से, उसके लिए इनको हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों, अफगानिस्तानियों, बांग्लादेशियों, फिलिपिनों की जरूरत पड़ती है। कनाडा का विशाल आकार आप देखें, वहां की आबादी देखें, तो उसका लगभग 1.89% हिस्सा सिखों का है और 1 दशमलव इतना ही 8-9% हिस्सा गैर सिख भारतीयों का है। अब यदि आप देखें तो कनाडा की कुल आबादी का लगभग 4% हिस्सा भारतीय मूल के सिख और गैर सिख लोग हैं। इसमें आप शुमार कर लें बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, अफगानिस्तानियों को, तो आप पाएंगे कि कनाडा की कुल आबादी का 7-8% हिस्सा इन आप्रवासियों का है, जो लगभग दोयम दर्जे का काम करते हैं। इनकी जो बस्तियां हैं वो नहीं है जहां गोरे रहते हैं। इनकी बस्तियां एजेक्स में है,
इनकी बस्तियां ऐसी जगहों पर है जहां आमतौर पर अश्वेत लोग ही रहते हैं, और वहीं ये भारतीय रहते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, और उनको लगता है कि हम यहाँ डॉलर कमा रहे हैं, यहाँ हमारे जीवन का स्तर भारत से कहीं बेहतर है। मगर हकीकत ये है कि टोरंटो को आप छोड़ दीजिए, ब्रिटिश कोलंबिया का इलाका लीजिए, शस्टकावन का इलाका लीजिए, या क्वेबेक के फ्रेंच भाषी इलाके लीजिए, वहां कोई हस्ती हिंदुस्तानियों की उतनी भर भी नहीं है जितनी अमेरिका में है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली में है, न्यूयॉर्क में है, कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मिल जाएंगे। मगर कनाडा में आखिरी नोबेल पुरस्कार विजेता रहने वाला हरगोविंद खुराना था, जो आधा सदी से ज्यादा पुरानी बात है। इन सारी बातों का विस्तार से उल्लेख इसलिए जरूरी है कि कनाडा के बारे में हम भ्रम छोड़ दें, और खासकर ट्रूडो बार बार जिस तरह संगठित अपराधियों को अपने यहाँ शरण देते रहे, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। उनकी सरकार अल्पमत की है, जिस दल के समर्थन से वो टिके हैं वो खालिस्तानी समर्थक दल है। एक बार अपनी एक शाही या प्रतिनिधि मंडल में वो एक ऐसे उग्रवादी को साथ लेकर पहुंच गए थे, तब भी विवाद बना था। और जब जब भारत उन पर, आतंकवादियों पर लगाम कसने की बात करता है, तो उनका एक ही उत्तर होता है कि देखिए सीधी बात यह है, हमारे यहाँ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ राजनीतिक शरण लेने वाले जो शरणार्थी हैं वो पूरे नागरिक के अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भारत का झंडा जलाया जाए, भारत के दूतावास में, उपदूतावास में, उच्चायोग में हमला किया जाए और हमारे राजनयिकों का जीवन खतरे में पड़े। और अब देखिए उसमें ये पुरानी कहावत है ना, केतली बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। तो जिस तरह के सिर्फ खालिस्तानी आतंकवादियों की बात आप छोड़ दीजिए, जितनी हत्याएं भारत में हो रही हैं, जो संगठित अपराधी फिर वहां शरण ले रहे हैं, उनके बारे में जो सारे गवाही सबूत मिलते हैं उनको वो अनदेखा करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास अब ऐसे प्रमाण हैं कि भारत ने हमारी धरती पर हमारे नागरिक की हत्या करवाई थी सरकार की अनुमोदन से। अब कनाडा हो या अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, इन्होंने जिस तरह से दूसरों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है, वो इराक हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, इजिप्ट हो, पाकिस्तान हो, आज तर्क बदल गया है, जिसे अंग्रेजी में नैरेटिव बदलना कहते हैं। अब बहाना ये बन गया है कि यदि आप किसी तानाशाह के यहाँ हमला करते हैं तो उसकी संप्रभुता का उल्लंघन जायज है, मगर यदि किसी जनतंत्र पर हमला होता है तो वहां संप्रभुता का उल्लंघन नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अब यदि आप कल्पना करें कि अमेरिका का CIA जो डीप स्टेट कहलाती है, वो अब उसके चलते अमेरिका को कोई जनतंत्र मानेगा? जो वहां ब्लैक लाइव मैटर्स को लेके होता है, जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट वहां करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दौरान जिस तरह का आचरण वहां हुआ है, ओबामा के कार्यकाल में ओसामा बिन लादेन की हत्या पाकिस्तानी कैंटोनमेंट में हुई थी। आप कहिए हम तो जनतंत्र हैं, हम गोरे हैं, तो मेरे ख्याल में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने जिन कड़े शब्दों का प्रयोग किया है वो बिल्कुल वाजिब है कि गोरों को अब ये अपना अहंकार भूल जाना चाहिए कि वो हमको रूल बेस्ड सिस्टम लाएंगे, अपने कानून हम पर थोपेंगे। हम चाहते हैं कि दूसरी विश्व के दौरान जो विश्व व्यवस्था बनी थी उसमें सुधार हो। भारत आखिर दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और भौगोलिक क्षेत्र भी बड़ी उसकी सामर्थ्य है, तकनीकी सामर्थ्य बड़ी है, उसका बहुत बड़ा बाजार है। तो ये नहीं हो सकता कि हमारे बाजार में आप अपनी चीजों को तो घुसाएंगे, मगर हमारी चीजें जब आपके बाजार में आएंगी तो फाइटो सैनिटरी रेस्ट्रिक्शंस, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगेंगे, आप हम पर दबाव डालेंगे। यदि आपको हमसे खरीद फरोख्त करनी है तो आपको हमारे सामरिक हितों की भी बारे में संवेदनशीलता दिखानी होगी। मुझे लगता है ये बात समझने की जरूरत अमेरिका को भी है और खासकर कनाडा को है, क्योंकि कनाडा अमेरिका की तरह महाशक्ति नहीं है। मैं प्रोफेसर साहब एक अपनी समझ के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत बेसिक सी चीजें समझ रहा हूँ, जब आपका बिल्कुल ये वाजिब बात है कि आप कहना कनिष्क वाला हुआ था मामला, ये सारे मामले हुए, लेकिन अगर पुरानी बात नहीं याद भुलाएंगे तो फिर डिप्लोमेसी में तो मुश्किल होगा। अमेरिका ने 71 की लड़ाई के समय हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया था, वो तो यहाँ अपना 7वां बेड़ा भी भेज दिए थे। चीन ने हमारे साथ क्या 62 में व्यवहार किया था। और मैं एक अपराधी के मामले में एक बात और कहूंगा जो मैं समझने की दृष्टि से पूछ रहा हूँ। हमारी जब से मैं बड़ा हुआ, जो सबसे बड़ा आतंकवाद का पर्याय दाऊद इब्राहिम वो दुबई में बैठता है और दुबई से हम खूब व्यापार करते हैं, वहां खूब आते जाते हैं और खूब उनको बुलाते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। तो मैं थोड़ा इसको भी समझना चाहूंगा। और एक नहीं, क्षमा कीजिएगा, मैं फिर वो प्रभाव रुक जाता है। ये बात पुरानी बातों को भुलाने की नहीं है। अमेरिका ने पुरानी बातों को कहाँ भुलाया है?
क्या अमेरिका के समर्थन के कारण ही पाकिस्तान आज भी दाऊद इब्राहिम के कंधे पर हाथ रख के नहीं बैठा है? क्या अमेरिका की अपनी जरूरत अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ने की थी, उसके लिए पाकिस्तान की व्यवस्था थी? जो आतंकवादी अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाता है उसकी हत्या हो सकती है, उसके ऊपर दबाव पड़ सकता है, पर FATA हो या दाऊद इब्राहिम हो, उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात चीन की, तो चीन ने 62 के बाद कौन सा दोस्ती हमारे साथ निभाई है? आप हाल की बातें ले लीजिए, गलवान की घाटी ले लीजिए, डोकलाम ले लीजिए, ये भूटान में जो हो रहा है, अरुणाचल में जो घुसपैठ हो रही है, हम सब उसको भूल जाएं और कहें कि साहब 62 की तो बड़ी पुरानी बात है, बीती ताही बिसारी है। और चीन के साथ इन दुर्दिनों में हमारे व्यापार का तराजू का पल्ला उनके पक्ष में बढ़ा है, कोविड के बावजूद, सामरिक संकट सरहद के बावजूद। इनमें पुरानी बातों को भुलाने का सवाल नहीं है। भारतवासियों के लिए ये समझना बहुत बेहद महत्वपूर्ण है कि ये बातें नेहरू के युग की नहीं है, ये बातें 62 की 71 की नहीं है, ये बातें पिछले 2-3 साल की हैं। कनाडा में जो संगठित अपराधियों ने कांड किए हैं, वो मैं पियर ट्रूडो के पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ, पियर ट्रूडो के शासनकाल में वहां कितना उत्तेजित किया गया है भारत विरोधी द्वेष को, और ये सब कहते हुए कि हमको भारत से व्यापार भी करना है। अब कनाडा इस कारण दुखी है कि कनाडा के बदले हम ये दालों का आयात अब ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, दालों का आयात, पाम ऑयल का आयात हम इंडोनेशिया से कर रहे हैं। ये समझने की जरूरत ब्रिटेन को है, ब्रिटेन समझ चुका है। ये चीज समझने की जरूरत अमेरिका को भी है कि यदि उन्होंने, आपने सऊदी अरब की बात की, आपने UAE की बात की, मगर क्या सऊदी अरब और UAE अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वास्तव में संप्रभु स्वाधीन देश है? क्या इनकी तेल संपदा पर अमेरिका का शिकंजा नहीं है? क्या उससे छूटने के लिए अब्राहम अकॉर्ड नहीं हुए हैं? क्या आज सऊदी अरब और ईरान में राजदूतों का आदान प्रदान नहीं हुआ है? क्या आज इजराइल के राजदूतावास दुबई में नहीं स्थापित हो चुके हैं UAE में? तो और लोग अपने संधि समीकरणों को बदल रहे हैं। हम जाने किस शिकंजे में है कि हमको अमेरिका से मोह है, अमेरिका एक महाशक्ति है, हम चीन को संतुलित करने के चक्कर में उसकी रणनीतिक चाल में फंसते जाते हैं। ये बातें अतीत की नहीं है, ये बातें वर्तमान की। जो अमेरिका में बाइडेन की सुरक्षा सलाहकार ने कहा है, उनके विदेश मंत्री ने कहा है, जो तथाकथित भारत के मित्र समझे जाते थे उन सेनेटर्स ने कहा है, एशले टेलिस ने कहा है, इन सब लोगों का भारत द्वेष बिल्कुल स्पष्ट है। और वो बार बार कहते हैं कि हमारे मूल्य एक हैं। हमारे मूल्य एक नहीं है। यदि हमारे पारंपरिक मूल्य सनातन धर्म के हैं और हिंदू इंडिक सिविलाइजेशन के हैं, तो उसमें ये जुडाइक, क्रिश्चियन, रोमन सभ्यता के वैल्यूज हमारी नहीं है। हमारा तर्क ये होना चाहिए, जिस तरह चीन की अपनी वैल्यूज हैं, भारत की अपनी वैल्यूज हैं, और हमारे अपने जनतंत्र का नमूना है, हमारे अपनी अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की परिकल्पना है। उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे हितों का सन्निपात अमेरिका से हो रहा है, हमारे मूल्य एक है। ये सब हाल की बातें हैं। मैं तो बहुत ही साधारण, मैं उसकी इंट्रिकेसीज को नहीं, मैं जो सतह पे है और जो एक बहुत ही नॉर्मल भारतीय जिसको बहुत ही समझ नहीं आता, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा। जैसे हम बार बार एक चीज कोशिश करते हैं कि अमेरिका के हम बहुत खास दोस्त हैं, और अमेरिका जो व्यवहार हाल के दिनों का, मैं एक दो चीजें बोलूं। अमेरिका, उनका पाकिस्तान में जो एम्बेसडर है वो जा रहा है POK, और वहां जाकर उसको आजाद कश्मीर बोल रहा है। फिर उनका जो हिंदुस्तान में एम्बेसडर है गारसिटी, वो कह रहे हैं भाई हम भी G20 में श्रीनगर गए थे, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वहां पे जब जा रहे हैं बाइडेन के पास तो बराक ओबामा से कुछ वो हो रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं G20 के बाद तो हिरोशिमा में जाके कुछ, और उसके बाद भी हम इसमें पीछे लगे हुए हैं और ये दिखाने में कि अमेरिका का हमारा दोस्ती है और हम रिपब्लिक डे परेड और फलाना स्टेट गेस्ट ये सब कर रहे हैं। तो इसमें भी तो क्लैरिटी देशवासियों को होनी चाहिए। मेरे ख्याल में क्लैरिटी है। जो आप कह रहे हैं सतह की मोटी मोटी बातों को लेते हैं, उनसे ये बात स्पष्ट होती है कि अमेरिका हमारा मित्र नहीं है। अमेरिका व्यापार के लिए भारत का उपयोग करना चाहता है, चीन को संतुलित करने के लिए हमको रूस से दूर करना चाहता है, ईरान पे दबाव डालकर हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब पूरे मध्य पूर्व में भू राजनीतिक स्थिति बदल रही है तो ये बारीकियां नहीं है जिसे आप मोटा मोटा सतह की चीजें कह रहे हैं, वो स्पष्ट है। उस सतह की चीजों को देखते हुए बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि भारत को 56 इंच का सीना फुलाने की जरूरत भले नहीं है, मगर चीन का नाम लिए बिना चीन की आलोचना कर दी ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं है। हमारे विदेश मंत्री ने कनाडा का नाम नहीं लिया मगर उनकी कड़ी आलोचना की। तो कब तक आप अपने बैरी का और शत्रु का नाम नहीं लेंगे? ये कोई देवर भाभी की होली हो रही है, इशारे इशारों में आप खेल रहे हैं। मेरी आपत्ति है कि हाल के दिनों में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भारत सरकार पारदर्शिता नहीं बरत रही है। उसे चुनाव का वर्ष है,
ये बात स्पष्ट अपने मतदाताओं को, अपने नागरिकों को समझानी चाहिए कि आज की दुनिया में पिछले साल 2 साल की हरकतों को देखते हुए हम न तो अमेरिका को अपना मित्र समझ सकते हैं और न हम चीन को दोस्त दुश्मन से बेहतर कुछ समझ सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत परिवर्तन होने वाली नहीं है, मगर हम अपने हितों का सन्निपात बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के साथ कर सकते हैं, जो एक हद तक जयशंकर के नेतृत्व में हुआ है। और मुझे लगता है कि हमको राजनयिक उपलब्धियों के साथ साथ अपने देश में जो चिंताजनक स्थितियां हैं, गृह युद्ध जैसी, मणिपुर की, कश्मीर की, में फिर आतंकवाद का सर उठाना, तो ये कहने भर से नहीं होता कि वहां स्थितियां सामान्य हैं। यदि आप देखें तो कहीं ना कहीं इनके पीछे अमेरिकी साजिश है, कहीं ना कहीं इनके पीछे चीनी साजिश है। और इसमें आश्चर्य की क्या बात है, जो पाकिस्तान में अमेरिका का राजदूत होगा वो वहां ठकुर सुहाती कहेगा, जो भारत में अमेरिका का राजदूत होगा वो यहाँ की सरकार के अनुसार काम करेगा। हम इसी में खुश हैं कि हाइफनेशन बंद हो गया है, अब वो आफपाक की बात नहीं कर रहे हैं। मगर मोटा मोटा सतह पर जो बातें स्पष्ट हैं कि क्या बाइडेन जीत के दोबारा आएंगे या आ भी सकते हैं या नहीं, तो हम क्यों उनको 26 जनवरी में उनकी मेहमान नवाजी में लगे पड़े हैं कि ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ था। उन्होंने कहा अगली बार जब मैं चुनकर आऊंगा तो बिग टिकट सौदे होंगे, वो लौट के नहीं आए, बिग टिकट सौदे हुए ही नहीं। और ये भ्रांति हमको नहीं होनी चाहिए कि यदि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उनका व्यवहार या आचरण अमेरिकी हितों को छोड़कर भारत के लिए ज्यादा मैत्रीपूर्ण होगा, बिल्कुल नहीं। मैं अंतिम प्रश्न और एक इसलिए क्योंकि उसके बिना शायद विदेशी नीति की कोई बात नहीं, चीन की बात इसलिए कर लें क्योंकि चीन के हाल के दिनों में हमारा एशियाड वहां हो रहा है, हमारी कंटिजेंट गया हुआ है, उसमें से जो अरुणाचल के खिलाड़ी हैं उनको वो एक्रेडिटेशन नहीं दे रहे हैं। और हमारे जो एक मंत्री अनुराग ठाकुर साहब वो कह रहे हैं हमें गुस्सा बहुत आया है और हम वहां जाएंगे नहीं। तो अनुराग ठाकुर को खेलने तो जा नहीं रहे थे, ये तो घूमने फिरने जा रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्षमा कीजिएगा, एक बात तो ये, वो हमारा एशियड नहीं है। हमारा एशियड जब होना था तब हो चुका, हमारे राष्ट्रकुल खेल जब होने थे तब हो चुके। ओलंपिक हमारे हाथ अब तक लड़ा नहीं है, ये चीन के ओलंपिक्स थे, चीन के विंटर ओलंपिक्स थे, चीन का एशियाड है। अनुराग ठाकुर तेवर कितने ही दिखाए, वो खुद नहीं गए, मगर भारतीय टीम तो वहां गई ना, भारतीय टीम वहां गई। और आप सीना फुला रहे हैं कि उसको गोल्ड मिला, उसको एयर रिले टीम इवेंट में एयर पिस्टल में मिल गया, उसे एक्विस्ट्रीन में मिल गया। साथ ही अखबार में ये छपा कि जो लोग एक्विस्ट्रीन ड्रेसाज के लिए गए थे वो करोड़ों रुपए खर्च करके अपने खर्चे पर गए हुए थे, अपने आप गए थे। तो ये तो है कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू। तो अनुराग ठाकुर की विशेषता है कि उनको उन पर अब तक हेट स्पीच का कोई मुकदमा दायर कायम नहीं हुआ है और वो तेजस्वी युवा है, मगर उनकी भी कुंठित मनोकामना ये कि वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं बन सके, और जो है वो जीजू से बेहतर युवा मंत्री कहे जा सकते हैं। मगर कुल मिलाकर मंत्रियों से कहना कि हमारा हमने बहिष्कार तो आपने नहीं किया, आप गए और आपको उतनी सफलता भी नहीं मिली जितनी आपको दूसरे सबसे बड़ी आबादी का या आज की सबसे बड़ी आबादी का देश भारत है वो मिलनी चाहिए थी। तो आप एक तरफ से स्पोर्ट्स अथॉरिटी को चौपट कर रहे हैं, सरकारी हस्तक्षेप। अब ब्रजभूषण जी को ले लीजिए, ब्रजभूषण जी का आज तक कोई बाल बांका नहीं कर सका है, और वहां जो स्पेन का फुटबॉल वाला था वो एक आलिंगन चुंबन में बर्खास्त कर दिया गया, बदनामी हो गई और निकाल दिया गया। तो यहाँ तो स्थिति ये है कि जो राजनीतिक दृष्टि से सक्षम मंत्री या बाहुबली है वो आजमा के बैठा हुआ है एक खेल संगठन को, और खेल धंधा सब चौपट है। क्रिकेट है तो जयेश शाह उसके सर्वे सर्वा है, और वहां दलगत सारे मतभेद भूल जाते हैं, राजीव शुक्ल भी वहां हो जाते हैं, और अरुण जेटली जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला उनके सुपुत्र बीडीसीए के चेयरमैन भी हो जाते हैं, उनका पुतला भी वहां स्टेडियम के बाहर लग जाता है, बिशन बेदी बाहर कर दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में जो खेलों की राजनीति है उसको देखते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो उल्लेखनीय चीन में एशियन खेलों के संबंध में कहा जा सके। मैं चलते चलते एक दर्शकों को एक बात बता दूं, बेचारे नवजोत सिंह सिद्धू जाते हैं वहां पे, उनको फॉर्मली बुलाया जाता है और उसके बाद वो करतारपुर साहब कॉरिडोर खुलाने की बात करते हैं, और इधर राजीव शुक्ला अभी 10 दिन पहले 20 दिन पहले वो पाकिस्तान चले गए हैं मैच देखने। तो मतलब ये जो मुझे कभी कभी इन नेताओं की अजीब सी बातें लगती हैं। नहीं, आपको इसमें आश्चर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत के नेता फिसड्डी से फिसड्डी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी का बाप होता है। यदि राजीव शुक्ला को आप देखें तो उनको आप पोलो मैच खेलते भी देख सकते हैं, उनको आप हॉर्स रेस खेलते भी देख सकते हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है जब उन्होंने चुनाव लड़ा था राज्यसभा का तो सुषमा स्वराज से अधिक मत उन्हें मिले थे उत्तर प्रदेश से, और वो दल बदल भी कर सकते हैं, वो उनके समर्थक भी बहुविध हो सकते हैं, वो मीडिया के मुगल भी अपने को छोटा मोटा कह सकते हैं। और ये यदि आप सत्ताधारी पक्ष के साथ आपका समीकरण ठीक है तो सब कुछ आप कर सकते हैं। चलिए रोजा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक धन्यवाद। हाँ कनाडा की बात ऐसी थी जो लोगों को समझना चाहिए था। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद।